वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज के हमारे ओनली करंट अफेयर्स के चैनल पर 5 अगस्त के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को स्टार्ट करेंगे। एंड ये जो 5 अगस्त की करंट अफेयर्स हैं, अगर इनकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करके पीडीएफ को भी कलेक्ट कर सकते हैं। देखो भाई, स्टार्ट करते हैं अब हम लोग हमारे करंट अफेयर्स को, जिसमें सबसे पहला है अखिल भारतीय शिक्षा समागम। फिर है इंडिया और भूटान आपस में इनके रिश्ते किस प्रकार से हैं। फिर है रिसीक या फिर RECEIC। फिर है ग्लेशियल रिट्रीट, हिमनद जो होते हैं ना उनको पीछे हटाना। पहला प्लास्टिक का दिवस और भौगोलिक संकेतक GI टैग्स। बड़े इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स है आज के सारे। देखते हैं भाई, फर्स्ट यहाँ पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम। अखिल भारतीय का मतलब क्या होता है? ऑल इंडिया, पूरा का पूरा इंडिया एक साथ आएगा, जिसमें जितने भी इंडिया के, अब शिक्षा का है तो एजुकेशन लीडर्स आगे आएंगे। तो यहाँ पर अभी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने शिक्षा मंत्रालय के साथ मिल करके जो है ये पूरी एक ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक स्टार्ट किया है। ठीक है, उन्होंने क्या स्टार्ट करा है कि भाई हम लोग वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी के ऊपर ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। तो ये चीज दिमाग में रखिएगा कि ये ऑर्गेनाइज किसने किया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तो करेगा ही ना, क्योंकि शिक्षा की बात है। एक चीज आपको दिमाग में और रखनी है, क्वेश्चन आ सकता है कि जॉइंटली किस किस ने ऑर्गेनाइज किया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, जो हमारा कौशल विकास मंत्रालय होता है, उन्होंने भी साथ में किया है। ये एक इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। ठीक है, दूसरा यहाँ पर इसमें ऐप आई है उल्लास ऐप। ये भी पूछा जा सकता है कि उल्लास ऐप का पर्पस क्या है, किसके लिए है। तो जो हमारी NEP थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की, उसके वर्षगांठ के अवसर पर एक उल्लास मोबाइल ऐप यहाँ पे स्टार्ट की गई है और जन जन साक्षर करके उसका नाम रखा गया है, जिसमें हम लोग जो है बुनियादी साक्षरता को सार्वभौमिक पहुंच तक प्रोत्साहन बढ़ाने में उसको उपयोगी बना सकते हैं। मतलब कि हर एक व्यक्ति को एजुकेशन का लाभ जो है वो मिलना चाहिए। हर एक व्यक्ति को एजुकेशन का लाभ मिलना चाहिए। ठीक है, तो उसी के लिए किया गया है। तो उल्लास जो है यहाँ पर, वो इसी के लिए स्टार्ट की गई है, जिसका बेसिक काम ये होगा कि आप जो है लिटरेसी, मतलब फोन में लिटरेसी के लिए, डिजिटल साक्षरता के लिए करेंगे। और आपको याद है एक और ऑलरेडी पोर्टल चल रहा है NCERT का, दीक्षा। दीक्षा पोर्टल यहाँ पर टीचर्स ट्रेनिंग के लिए भी। तो ये पोर्टल के साथ में मिलके इसको चलाया जाएगा। आप इसको एप्पल के फोन में iOS और एंड्रॉइड दोनों के अंदर इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगर आप कभी भी चाहें तो आप अपने इसके फोन में डाउनलोड करके एक बार इसकी फीचर्स देख सकते हो। ठीक है भाई, 15 साल से ऊपर के लोग जो कि यहाँ पे स्कूल अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी इस उल्लास ऐप। ठीक है भाई, तो यहाँ पर वही है, इसमें क्या बेसिकली अप्रोच आ रही है, कर्तव्य बोध आ रहा है कि सरकार क्या कर्तव्य है या बच्चों का कर्तव्य है कि वो एजुकेशन यहाँ पे ले। और जो भी यहाँ पर वॉलेंटियर्स आना चाहते हैं, स्वयं सेवक, वो खुद से यहाँ पर आके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है भाई, और उनको यहाँ पर पार्टिसिपेट करने से फिर वो आगे सारी चीजें मिलेंगी भी, सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन स्कूल कॉलेजेस की तरफ से। ठीक है भाई, तो बेसिक बात ये है कि ये जो पूरा प्लेटफॉर्म है, ये इसका जो नया लोगो और स्लोगन आया है, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, वो है इसके लिए उल्लास। ये आ सकता है उल्लास ऐप का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्योंकि अभी हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की है, उसको 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं। इसी के लिए स्टार्ट किया गया, दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था। आप ये पिक्चर देख सकते हैं। इस पिक्चर से आपको सारी स्टोरी क्लियर हो जाएगी कि ऑर्गेनाइज किया गया है अभी हाल फिलहाल में। ये है इसका मेन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, हो जाएगा भाई। यहाँ तक केवल छोटा सा टॉपिक है ना, इसको आपको प्रीलिम्स के लिए याद रखना है, मेंस में तो उतना जरूरी नहीं है। हाँ, अगर मेंस में कोई एजुकेशन के बारे में सवाल करता है तब आप इस वाले टॉपिक को इंक्लूड कर सकते हो, वरना तो आपको सीधा ये प्रीलिम्स के लिए याद रखना है। अगला पूछ रहा है भाई, इंडिया और भूटान के संबंध किस प्रकार के हैं? क्यों? क्योंकि अब इंडिया और भूटान के जो फॉरेन सेक्रेटरी है उनकी मीटअप हुआ है, उसके लिए। देखो, इंडिया भूटान के यहाँ रिलेशन बहुत पुराने से चलते आ रहे हैं। अभी भी हमारे यहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर है S जयशंकर, वो वहां के फॉरेन सेक्रेटरी पेमा से जो है यहाँ पर मिले हैं।
और उन्होंने यहाँ पर डिस्कशन किया है कि दोनों जो हमारे हिमालयन नेशंस हैं उनके ऊपर हम कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं। और अभी की अगर मैं बात करूं, अभी उन्होंने किन किन टॉपिक्स पे बात की है वो मैं आपको बताने से पहले मैं आपको ये थोड़ा सा हिस्ट्री बताना चाहूंगी। हिस्ट्री इसमें नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ। हमारे रिलेशन जो भूटान के साथ शुरू हुए हैं वो शुरू हुए थे 1950 से ही। हम लोगों ने इनके साथ एक ट्रीटी साइन करी थी फ्रेंडशिप की, तब से शुरू हुए और अब से तब से रिलेशन बढ़ते जा रहे हैं। हम लोगों ने भूटान के साथ जो है 5 ईयर प्लान्स को भी साइन किया है। 5 ईयर प्लान्स आप लोग समझते हैं, जो हमारे इंडिया में अब तो नहीं चलते हैं पर पहले हुआ करते थे। तो उससे जो है हम लोगों ने यहाँ पर पहले से इस चीज के ऊपर साइन किए हैं और उसके बाद से ये जो है रिलेशंस वो बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, हम उनके साथ हाइड्रो पावर कॉपरेशन भी करते हैं। हाइड्रो पावर कॉपरेशन मतलब वहां पे डैम्स बनवाना, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाना। तो बायलैटरल कॉपरेशन यही है। दोनों ने यही बताया कि हम लोगों ने एनर्जी के सेक्टर में, ट्रेड के सेक्टर में, साइंस के सेक्टर में, पीपल टू पीपल भी बहुत अच्छा कांटेक्ट बन रहा है। जापान बहुत छोटी सी कंट्री है, जापान में ज्यादा लोग नहीं रहते हैं, ज्यादातर तो वहाँ पे हिमालयन रीजन है, वहाँ पे पहाड़ है, लोग बहुत कम रहते हैं और इसीलिए हमने को वहां पर थोड़ा सा पीपल टू पीपल टाइज में आसानी पड़ जाती है। ठीक है, तो दोनों की दोनों कंट्रीज जो है कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए तैयारी है। अभी 2023 अप्रैल में वहां के जो भूटान के किंग है जिग्मे खासे नावेल वांगचुक वो इंडिया आए थे, तब दोनों ने डिसाइड किया था, वो हम कर ही रहे हैं। भूटान का 5 ईयर प्लान हम लोग कर ही चुके हैं। ठीक है, अब हम 13th स्टार्ट होने वाला है 5 ईयर प्लान। इससे पहले 12th 5 ईयर प्लान की सारी प्रोग्रेस चल रही थी, तो इंडिया ने काफी असिस्टेंस दी थी। अब 13 स्टार्ट हो गया उनमें, तो वो चल रहा है। इंडिया में नहीं चलते 5 ईयर प्लान क्योंकि अब नीति आयोग आ चुका है। 2015 से नीति आयोग है, 2014 तक हमारे 5 ईयर प्लान चले हुए हैं, अब नहीं है, लेकिन भूटान में आज भी है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हम लोगों ने इन जो पार्टनरशिप का कमिटमेंट रखा है। टेक्नोलॉजिकल कोलाबोरेशन का मतलब क्या होता है, टेक्नोलॉजिकल वाइज यहाँ से हम चीजें भेजते रहेंगे, स्पेस का हो चाहे चाहे टेक्नोलॉजिकल फुटप्रिंट डिजिटल हो, कुछ भी हो, हम वो सब चीजें यहाँ पर इंश्योर करते रहेंगे। भूटान की इकोनॉमी का सबसे बड़ा स्रोत ही टूरिज्म है। और मैं आपको ये बता दूं, एक डेटा के हिसाब से इंडिया से मैक्सिमम टूरिस्ट भूटान जाते हैं। मतलब भूटान का जो टूरिज्म का सबसे बड़ा स्रोत है ना, जो जहां से आते हैं, वो है इंडिया। तो ये दोनों के बीच में बहुत बड़ा एक प्रोग्रेस का एक सबसे बड़ा कारण है। ठीक है, साथ ही साथ दोनों देश एक दूसरे की जो है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को भी समझते हैं। ऐसा नहीं कि इंडिया जो है अब वहां जा करके शुरू कर देता है सीधा कि हमें चाहिए चाइना की तरह, ऐसा तो कुछ है नहीं। हमने एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता को सर्वोच्च प्राथमिकता हमेशा ही दी है। उच्च स्तर का आदान प्रदान किया है, मतलब हमारे यहाँ के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर और वहां के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर आपस में चर्चा खूब करते रहते हैं। ठीक है, बायलैटरल रिलेशन में हमने हमेशा से मित्रता, समझ, घनिष्ठ समझ, इनको महत्व दिया ही दिया है। फ्रेंडशिप को रिअफर्म किया ही किया है। तो वही है कि भारत जो है वो भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। द्विपक्षीय व्यापार जो है, भूटान में जितना व्यापार होता है उसमें से मैक्सिमम इंडिया का 82.6% तो इंडिया इंडिया का ही आ रहा है सिर्फ। ठीक है, तो भूटान से जो है भारत को निर्यात का कुल आयात जो है, निर्यात 90.2% तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं लोग वहां पर। ठीक है भाई, इनके साथ हमने ट्रेड भी किया हुआ है, वाणिज्य पारगमन पर द्विपक्षीय समझौते भी किए हुए हैं, 10 वर्षों के लिए अभी चल ही रहा है। 2017 में किया था, 2027 तक चलेगा ही चलेगा। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में हम लोगों ने जो है एग्रीकल्चर की बहुत सारी वस्तुएं जो है भूटान में भेजने की तैयारी करी है, इकोनॉमिक असिस्टेंस दी है। जैसे अभी मैं एग्जांपल दूं, 12th 5 ईयर प्लान में भारत ने जो है 4500 करोड़ का कंट्रीब्यूशन दिया था, जो कि पूरी की पूरी भूटान के प्लान का 73% था। साथ ही साथ हम लोग उनको हाइड्रो पावर सेक्टर में भी इम्प्रूव करवा रहे हैं। ठीक है, वहां पे जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन जो है अगर चाइना के पास, भूटान के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो हम लोग वहां पे दे रहे हैं। जैसे कि एक प्रोजेक्ट का नाम मैं आपको बता दूं, मांग देचू, पुंगत संचू 1 और 2, ये यहाँ पे हमने इम्प्लीमेंट करा है। हाँ, डिले हुआ है, ये नहीं कहूंगी कि हमने पूरी तरीके से करा दिया, बढ़िया हो गया सब कुछ, नहीं, डिले हुआ है। बट स्टिल हमने वहां पे काफी सारी यहाँ पे दी है ये चीजें। 950 से ज्यादा लोग यहाँ पर इंडिया में जो है भूटानी पढ़ रहे हैं, जिनको इंडिया की तरफ से स्कॉलरशिप मिलती है, चाहे वो साइंस पढ़ रहे हो, डॉक्टरशिप पढ़ रहे हो, चाहे इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो। तो यहाँ पर ये भी दिया जाता है, स्टूडेंट्स के स्टूडेंट कॉपरेशन भी इम्प्रूव कराए है। साथ ही साथ सबसे बड़ा लिंक हमारा उनके साथ है बुद्धिस्ट और कल्चरल लिंक। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स होते हैं भूटान के, वो इंडिया आते हैं। इंडिया में जो जगह है, बोध गया, राजगीर, नालंदा, सिक्किम, उदयगिरी और बहुत सारी साइट्स हैं, जैसे कि अजंता केव्स हो गई, वहां पे बुद्धिस्ट की है ना केव्स, सांची स्तूप, अमरावती स्तूप,
ऐसी सब जगह पर जो है काफी सारी जगह पर भूटानीज पिलग्रिम आते हैं। और भूटान सेकंड कंट्री बन गई है जो हमारे भारत की भीम ऐप को लॉन्च कर चुकी है। मतलब वहां भी हम लोग सारी पेमेंट्स को जो है वो कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम भीम ऐप से अपनी पेमेंट्स करते हैं वहां पे भी कर सकते हैं। और जब कोविड-19 का लॉकडाउन हुआ था तब भूटान से हमने कोई भी सप्लाईज छीनी नहीं थी, वहां पे आराम से दी हुई सप्लाईज। इवन इंडिया 60,000 इंडिया लोग जो है भूटान में रहते हैं। और ज्यादातर वो लोग जो है हाइड्रो पावर का काम करना, इंजीनियर्स भी है काफी सारे, रोड इंडस्ट्री वगैरह में काम करना, वो सब में डील करते हैं। समझे बात को? तो इस तरीके से इंडिया भूटान के जो है लिंक काफी अच्छे चल रहे हैं। अभी मोदी जी की स्टेटमेंट भी आई थी, who will not want a friend and neighbor like भूटान। तो किसको नहीं चाहिए भूटान जैसा एक दोस्त और एक पड़ोसी। तो दोनों ही यहाँ पर अच्छे से इसमें काम करते हुए सार्क के मेंबर्स हैं, बिम्स्टेक के भी हैं और बीबीआईएन के भी, इन सबके मेंबर्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं। ये लाइन आपको दिमाग में रखनी है, दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। ठीक है, सार्क पता ना, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। बीबीआईएन क्या है? भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल। बिम्स्टेक क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसमें भूटान भी है। सार्क में पाकिस्तान भी है, बीबीआईएन बिम्स्टेक में पाकिस्तान नहीं है। ठीक है, बाकी तीनों में एक और कंट्री कॉमन है, वो है नेपाल और बांग्लादेश। क्लियर हुई बात ये वाली सारी? तो ये तीनों सारी बातें जो है वो भूटान के से जुड़े हुए आप लोगों को दिमाग में रखनी है कि भूटान हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। मैंने पहले नेपाल कई बार अपने लेक्चर्स में कंप्लीट करवाया है आप लोगों को, नेपाल आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया, उसी प्रकार से आपको भूटान भी कंप्लीट करना है, क्योंकि भूटान से भी आपके सवाल बनते हैं। भूटान से भी सीधे सीधे सवाल बनते हैं, कहाँ क्या कैसे, तो वो हम लोगों से पूछा जाता है। ठीक है भाई, ये आपको पूछा जा सकता है एग्जाम्स में, इन सबसे सवाल भी खूब बनते हैं, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए अगले आर्टिकल पे बढ़ते हैं। लिख लिया सब लोगों ने? अब आया है यहाँ पर एक RECEIC, वो है रिसोर्स एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कोएलिशन। ये जो है वो चेन्नई में यहाँ पर जो है लॉन्च किया गया है। तो हमारी एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज की जो मिनिस्टर है उन्होंने यहाँ पर इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी में इसको जो है यहाँ पर स्टार्ट किया है। जिसमें क्या होगा भाई, एफिशिएंसी और इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए जो है स्टार्ट किया जाएगा। पहले समझते हैं इसमें है क्या। G20 तो है ही। अब इसमें ये बोला गया कि भाई G20 की प्रेसिडेंसी अब कुछ टाइम में हमसे जाने वाली है ना, 2-4 महीनों में। तो उसके अलावा भी तो इंडिया यहाँ पर जो है वो एनवायरमेंट को कंट्रीब्यूशन कर सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि G20 की प्रेसिडेंसी हमारे पास थी इसलिए हम कंट्रीब्यूशन करेंगे इस तरीके से, तो जरूरी तो नहीं है ना ये चीज। तो वही यहाँ पर बात बोली गई कि G20 की जो प्रेसिडेंसी है वो इसके अलावा भी हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। राइट, इससे अलावा भी हम लोग बढ़ सकते हैं। तो वही बात है, यहाँ पर फाउंडिंग मेंबर्स तो है ही हम लोग यहाँ पर। इससे RECEI से जुड़े तो गए हैं, जिसमें हम लोग ये डिस्कशन करेंगे कि हम मैन्युफैक्चरिंग से वेस्ट करना, रिसाइकलिंग करना, ये सब चीजें हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं, वो इसमें सीखा जाएगा। सर्कुलर इकोनॉमी वही होती है कि आप जो है सारी चीजों को सर्कुलेशन वाइज आगे बढ़ते जाए और आगे इसमें इंप्रूवमेंट जो है वो लेकर के आते रहे, सर्कुलेट करते रहे चीजों को। वही होती है सर्कुलर इकोनॉमी, एक से लेकर के सेकंड तक पूरी चीजों को आगे बढ़ाते जाएं, उसे कहते हैं हम सर्कुलर इकोनॉमी। तो यहाँ पर जो है पॉजिटिव चेंजेस लाने की बात की जा रही है सर्कुलर इकोनॉमी के अंदर, कोलैबोरेशन करके बहुत ज्यादा जो हमारी जितनी भी चीजें हैं इकोनॉमी में, उसको हम लोगों को कैसे आगे बढ़ाना है, इम्प्रूवमेंट देते हुए आगे बढ़ाना है, उसके ऊपर ही बात की गई है। ठीक है भाई, तो सीधी सी बात है, इसके तीन मेन इंपॉर्टेंट आपको याद क्या रखना है मैं बता देती हूँ। आप सभी लोगों को इसकी पहले तो फुल फॉर्म याद रखनी है, और इसको कहाँ पर लॉन्च किया गया है ये याद रखना है। अगर इतना भी याद कर लोगे उतना भी इनफ है इसके अंदर, क्योंकि इससे यही पर ही सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको इतना बेसिकली याद में रखना है कि ये जो है यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर ये सारे नाम नाम वाम आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है भाई, फुल फॉर्म लर्न करके जाइएगा इसकी। ऐसे आता है भाई ग्लेशियल रिट्रीट। अभी यहाँ पर जो है ये बोला गया है कि आपको बताई था मैंने, एक इंस्टीट्यूट है जिसने ये बताया है कि पारकाचिक ग्लेशियर जो है वो यहाँ पर जो है अगर ये बहुत ज्यादा पिघलता जा ही रहा है लद्दाख में, तो इसकी वजह से जो है वो ग्लेशियल लेक्स बन सकती हैं। नाउ
ग्लेशियल लेक्स जो है वो यहाँ पर बन सकती है ना। व्हाट इज ग्लेशियल लेक, सवाल ये आता है। अब ग्लेशियल मेल्ट होगा, जब पिघलना शुरू होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, ग्लेशियल लेक बननी शुरू हो जाएगी, पानी वहां पे बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और वहां पर अब लेक बन जाएगी तो ग्लेशियल बन जाएगी ना, वो तो लेक, वो तो बिल्कुल जमी हुई लेक बन जाएगी, जिससे बाकी जगह पे वाटर स्कार्सिटी हो जाएगी, क्योंकि पहले उस रीजन में ग्लेशियर्स का जब पिघलता था तब वहां पे पानी का स्रोत होता था। ठीक है, तो ये एक जो है वो देखने को मिला है। पारकाची ग्लेशियर कहाँ पे है, लद्दाख में। रिमोट सेंसिंग करिए, रिमोट सेंसिंग का मतलब सैटेलाइट वगैरह का डेटा यूज करके यहाँ पर बताया गया है कि ये अब पिघलना और ज्यादा शुरू हो जाएगा। डे टू डे ऑब्जर्वेशन भी करिए, फील्ड पे जाकर के ऑब्जर्वेशन भी किया, और ये बताया गया कि 2015 से 21 के टाइम पे ज्यादा ये चीजें पिघलनी शुरू हो गई है। तो लद्दाख जो है यहाँ पर काफी ज्यादा इस पे न्यूज में रहता है कि ये जो है काफी ज्यादा पिघलता जा रहा है। इसके रीजन क्या हो सकता है, सबसे पहला वही क्लाइमेट चेंज। क्यों हो रहा है ऐसा, क्लाइमेट चेंज। और पारकाची ग्लेशियर जो है वो और औरों की कंपैरिजन में थोड़ा निचला है, इसकी वजह से वो जल्दी पिघल रहा है। ग्लोबल वार्मिंग है, गर्मी, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स पिघलते जा रहे हैं। ठीक है भाई, और यही है इनका इनका अगर ग्लेशियर कभी भी पिघलते हैं और हिमनद हो जाते हैं इस तरीके से, तो उससे होता क्या है, तो उससे वही होता है, ग्लेशियर लेक बन जाती है, जिसकी वजह से जैसे आपको याद है 2013 में केदारनाथ के फ्लैश फ्लड्स आए थे, अचानक से बाढ़ शुरू हो गई थी। फ्लैश फ्लड्स क्या होते हैं, अचानक से बाढ़ आ जाना जिसके लिए आप तैयार नहीं होते हो। तो ये वही हुआ था उसके समय भी, और बहुत ज्यादा लोगों की यहाँ पर जो है वो सप्लाई पानी की भी छूट जाएगी, प्लस वहां पे ये भी चांस है कि भाई फ्लड्स ना आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बारका ग्लेशियर है, उसके पिघलने की वजह से जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो पिघल के एकदम से निकल के नीचे आ जाए, और वो जो लेक जो है वो पास पानी को सह ना सके, वहां पे एक अलग से एक वो बना दे, और वो सह ना सके उस बात को। तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो ये है आपका पूरा एक आर्टिकल जो आप लोगों को समझना है। समझे बात को। तो ये था इंपॉर्टेंट चीज ग्लेशियर के ऊपर। पारकाची ग्लेशियर मैंने आपको पहले भी बताया कहाँ पे लोकेटेड है, लद्दाख में, दिमाग में रखना, लद्दाख में लोकेटेड है। अगला है भाई कि प्लास्टिक का पहला ओवरशूट दिवस मनाया गया है, 28 जुलाई को मनाया गया है, जिसमें ये बोला गया कि भाई जो हमारा ओवरशूट कर रहा है ना प्लास्टिक, जो इतना ज्यादा अमाउंट में प्लास्टिक जो है वो वेस्ट हो रहा है, उसको स्टॉप करना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी रिसर्च एजेंसीज ने ये बात बताई। ठीक है, चलो अब पढ़ना शुरू करते हैं भाई इसको। पहली बार प्लास्टिक का ओवरशूट डे बनाया गया, जिसमें ये बोला गया कि प्लास्टिक जो है अब वेस्ट सरपास हो गया है, जितना अमाउंट हम झेल सकते थे उससे ज्यादा प्लास्टिक हो चुका है, ओवरशूट कर गया है। तो हमारे पास जो प्लास्टिक वेस्ट है वो एडिशनल आ चुका है। तो स्विस बेस्ड रिसर्च कंसल्टेंसी ने यही बताया है कि इतना ज्यादा अमाउंट में इस बार और प्लास्टिक ऐड हो जाएगा, और उसमें सबसे बड़ी जो कंट्रीज प्लास्टिक पॉल्यूशन को लेके आती है उसमें कौन है, इंडिया, चाइना, ब्राजील, इंडोनेशिया। ये सारी कंट्रीज है पूरे वर्ल्ड का 52% प्लास्टिक वेस्ट लेके आती है, चाहे अमेजोन के प्रोडक्ट से आता हो, चाहे फ्लिपकार्ट से आता हो, चाहे XYZ और चीजों से आता हो। तो ये है कंट्रीब्यूशन में इंडिया इज टॉप, वन ऑफ द टॉप कंट्रीब्यूटर फॉर दैट, जिसकी वजह से हमारा ग्लोबल प्लास्टिक वेस्ट जो है वो आगे आने वाले समय में ट्रिपल बन जाएगा 2040 तक। शॉर्ट लाइफ प्लास्टिक को हम लोग इस्तेमाल करते नहीं है, और करते हैं तो वो सबसे ज्यादा एनवायरमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। प्लास्टिक कंजम्पशन 1% बहुत ज्यादा, मतलब 1% भी यहाँ पर काफी करने लग गया है। आइसलैंड टॉप यहाँ पे करता है, इंडिया में 1% की कंजम्पशन 5.3 kg है प्लास्टिक की। वेस्ट इंडेक्स हमारा मैनेज नहीं है, और साथ ही साथ प्लास्टिक पॉल्यूशन पे कोई सिंगल ट्रीटी भी नहीं है। इंडिया ने वैसे बैन तो किया था, आपको याद है सिंगल यूज प्लास्टिक को 2019 में बैन किया था, लेकिन क्या किया वो चीज इफेक्टिवली उसको लेकर के आए, क्या ऐसा है कि आप लोग प्लास्टिक्स को इस्तेमाल नहीं करते हो, ऐसा है क्या, नहीं है ऐसा, सब इस्तेमाल करते हैं। आज भी दुकानों पर खुला बिकता है, क्योंकि इसके ऊपर कोई सिंगल ट्रीटी ऑर्गेनाइज नहीं की गई है। समझे बात को। तो ये बात है इसके अंदर की, अभी तक इसके लिए कोई सिंगल सेपरेट रूल आया ही नहीं है जो हमको यहाँ पर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। ठीक है, और इसका जो है यहाँ पर ओवरशूट डे अब यही हमको बोल रहा है, एक सचेत कर रहा है हमको कि भाई मान जाओ, बस करो, एनवायरनमेंट में इतना मत लीक करो जो कंट्रीज कर रही है, जरा कम कर दे। अगर ऐसे ही बढ़ता रहा भाई तो वेस्ट स्पॉन्जेस बनने शुरू हो जाएंगे, वेस्ट ही दिखेगा आसपास सिर्फ। ठीक है, तो हमें भी, इंडिया को भी और बाकी कंट्रीज को भी वेस्ट मैनेजमेंट की पॉलिसीज में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और यहाँ पर प्लास्टिक पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए जो है एक प्रॉपरली डिजाइन जो है वो तैयार करना चाहिए। ठीक है भाई, तो वही है, यहाँ पर प्लास्टिक की ट्रीटी साइन होनी चाहिए। ठीक है ना, डेट याद रखिएगा 29 जुलाई।
अगला आते हैं भाई जीआई टैग्स, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में राजस्थान और यूपी से जीआई टैग्स मिले हैं। 7 प्रोडक्ट्स को मिले हैं, जिसमें से 4 राजस्थान के, 3 यूपी के। यूपी के तो अभी हाल फिलहाल में पहले भी 7 मिले थे, तभी और 3 मिले हैं। ठीक है, जीआई टैग भौगोलिक संकेतक एक जगह की पहचान बन जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक जगह की पहचान से मेरा क्या मतलब है। मतलब कि जैसे अगर मैं बोलूं कि आपको रसगुल्ला या मैंगोज, आपके दिमाग में क्या जगह बन जाएंगी। रसगुल्ला सुनते ही आपके दिमाग में वेस्ट बंगाल बन जाएगा। आप किस दिमाग में मैंगो सुनोगे, यूपी वाला बन जाएगा। लीची सुनोगे, बिहार हो जाएगा। केसर सुनोगे, कश्मीर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक चीज एक जगह की पहचान है। सेम इसी प्रकार से ये पहचान बना देता है। जैसे कि जालेसर का धातु शिल्प, ये किसका है? राजस्थान का है। ये क्राफ्ट है, मेटल से बनने वाली। गोवा मार्कुंड मैंगो, गोवान बेबिनका। उदयपुर की कोफ्तगरी मेटल क्राफ्ट, बीकानेर की काशीदरी क्राफ्ट, जोधपुर की बंधेज क्राफ्ट, बीकानेर की उस्तकला क्राफ्ट। ये सारी चीजों को यहाँ पर जो है वो दिया गया है। ठीक है, ये जीआई टैग्स इन सबको दिए गए हैं, तो इसको दिमाग में रखिएगा। उदयपुर, बीकानेर और जोधपुर वाले जो है ये किसके हैं? ये जो उदयपुर बीकानेर वाले आप पढ़ रहे हो ये राजस्थान के हैं, बाकी गोवा का है, जैसे ये गोवा से मिला है। मानकुरुद एक आम है, जो कि कोंकणी लैंग्वेज में जिसको कहते हैं, बड़ा गंदा सा कलर है, लेकिन उसके बाद इसको ये खाने में टेस्ट होता है। उसके बाद गोवान बेकिना, ये भी है। जालेसर का जो है वो यूपी से मिला है। जालेसर के धातु शिल्प जो होते हैं ये जालेसर यूपी में बनते हैं, वहां से मिला। राजस्थान के उदयगिरी कोफ्तगिरी, कोफ्तगरी मेटल क्राफ्ट को दिया गया, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप जो हथियार होते हैं उसके थ्रू आप डिजाइन बनाते हो, हथियारों को ऑर्नामेंट में बना के डिजाइन बनाते हो। और बीकानेर की काशी, काशी दाकरी, इसमें भी आप सूती, रेशम या मखमल के कपड़ों पे बारीकी टांके और दर्पण का काम करते हो, बड़े सुंदर लगते हैं। आप जैसे मैरिज के आइटम्स में इसको गिफ्ट करते हो। जोधपुर की बंधेज क्राफ्ट भी है, जिसमें आप मलमल, रेशम और वायलिन का जो कपड़ा होता है वायलिन का, उसमें जो है फैब्रिक से बनाते हो। और बीकानेर के उस्तकला, उस्ता कला, ऊंचे कच्चे ऊंट की खाल का उपयोग करके जो है उसे जो है किया जाता है, उसे उस्तकला क्राफ्ट भी कहते हैं। ठीक है भाई, तो इस तरीके से इन सबको जीआई टैग दिया गया। आपको मैंने जीआई टैग बहुत बार बताया, 10 सालों के लिए दिया जाता है, एक स्पेसिफिक टेरिटरी, रीजन, लोकेलिटी के लिए। इंडिया ये इसलिए देता है क्योंकि डब्ल्यूटीओ ने ये चीज स्टार्ट करी थी, डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1999, और तब से हमने इसको यहाँ पे देना शुरू किया। 2004 में हमने दार्जिलिंग टी को सबसे पहली बार दिया, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है। और उसके बाद अब तक हम 500 से ज्यादा आइटम्स को जीआई टैग दे चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा यूपी और तमिलनाडु के पास है। ठीक है, पिछले साल सबसे ज्यादा केरल को मिलने थे, लेकिन वैसे ओवरऑल की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा किस चीज को है? सबसे ज्यादा जो है तमिलनाडु या यूपी के पास है, जो कि एक कृषि, प्राकृतिक निर्मित और खाद्य पदार्थ को दिए जाते हैं। ये किसी व्यक्ति को नहीं दिए जाते, कोई अवार्ड नहीं है ये। ठीक है, और ये जो है यहाँ पर ये पूरा 10 सालों के लिए दिया जाता है। हमारी मिनिस्ट्री जो है यहाँ पर कॉमर्स, ये लिखिए देखो, कॉमर्स इंडस्ट्री जो मिनिस्ट्री है, वाणिज्य मंत्रालय, वो यहाँ पर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, ये है इसका लोगो। इसकी जो है ये है लोगो में मोटो, इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। ठीक है भाई, चलिए लास्ट आज के क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। फर्स्ट है यहाँ पर विश्व विवाद से विश्वास। विवाद से विश्वास का मतलब है कि अगर आपका कभी विवाद हुआ है, डिस्प्यूट हुआ है, उसको सॉल्व करने की आपको एक विश्वास दिया जाएगा, समाधान दिया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, अगर आपका कभी भी कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट हो जाते हैं सरकार के साथ, सरकार की अंडरटेकिंग कंपनीज के साथ, जो होते हैं कहते हैं पीएसयूज, उन सब के साथ, तो आपको यहाँ पर ई मार्केट प्लेस में विवाद से विश्वास में आपके डिस्प्यूट्स को, आपके झगड़े को, आपकी लड़ाई को, आपकी शिकायतों का निवारण किया जाएगा। उसे हम कहते हैं विवाद से विश्वास। विवाद का मतलब विवाद हो गया ना, लड़ाई झगड़ा। विश्वास मतलब आपका सॉल्यूशन निकाल दिया जाएगा। ठीक है भाई, तो ये याद रख लीजिएगा, एक ये इंपॉर्टेंट। अब आते हैं कुरिल आइलैंड्स। कुरिल आइलैंड्स बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रशिया और जापान के बीच में, ठीक है, यहाँ इस तरफ रशिया है, ये इस तरफ जापान है, इनके इस तरफ पड़ते हैं एक आइलैंड जिनका नाम है कुरिल आइलैंड्स। ठीक है, रशिया इनको कुरिल आइलैंड्स कहता है। साउथ कोरिया इस तरफ पड़ता है, वो इसको कोडिडो कहता है। जापान इसको नदर्न टेरिटरीज कहते हैं, क्योंकि नॉर्थ में पड़ता है ना उसके, तो उसको कुरिल आइलैंड्स के नाम से भी याद रख सकते हो। तो ये टेरिटरी जापान और रशिया दोनों आपस में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। रशिया कह रहा है कि भाई हमारी है, जापान कह रहा है हमारी है। अभी इसमें अधिकार जो है वो जापान का है, लेकिन रशिया कह रहा है कि जापान गलत तरीके से अधिकार किए बैठा है। तो एग्जाम में मान लो कुरिल आइलैंड्स आता है, या एग्जाम में कोकड़ो आइलैंड्स आता है, डोकड़ो आइलैंड्स, या फिर आता है एग्जाम में
नॉर्दर्न टेरिटरीज, तो समझ जाइएगा ये कौन से वाले आइलैंड्स की बात कर रहा है। समझ गए सभी लोग बात को। तो ये है आपका एक पूरे आर्टिकल्स आज के, आप लोगों को सारा कुछ ये लर्न करना है, एग्जाम में इनसे सवाल खूब खूब बनते हैं जितना भी आपने पढ़ा है। ठीक है, ये देखो भाई कोरल आइलैंड्स की भी लोकेशन देख लो, ये रहा ऊपर रशिया, ये रहा जापान, जापान की इस तरफ आओगे कोरल आइलैंड्स ये रहे। ठीक है, ये एक सी ऑफ ओखोत्स्क है, उसके साथ में पड़ता है पैसिफिक ओशन, ये रहा, यहाँ पे कोरल आइलैंड्स है। जापान का कहना है कि नदर्न टेरिटरीज है, यहाँ पर हमारे साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया बढ़ते हैं, उसका दूसरा नाम रखते हैं, रशिया वाला नाम हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है भाई, तो वैसे ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है कि किसका क्या नाम दिया गया है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया सारा कुछ, ये लर्न हो जाएंगी सारी बातें, इसको लर्न कीजिएगा, सारे नोट्स को लिखिएगा, बाकी आपको लेक्चर्स कैसे लगते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं कल आप लोगों से फिर से। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।